क्या साल 2030 तक हम इंसान अमर हो जाएंगे और एक ऐसी सीक्रेट ट्रिक जिसका इस्तेमाल करते हुए आप किसी भी इंसान से सच उगलवा सकते हैं। साथ ही साथ क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर हमारी अर्थ पर ऐसी कौन सी लिविंग स्पीशीज मौजूद है जो एक्चुअली में हमारे प्लेनेट अर्थ से बिलोंग तक नहीं करती। तो हाय गाइस, मैं हूं आकाश और आज की वीडियो होने वाली है काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव। तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। गाइस देखिए, जब भी हमें भूख लगती है ना तो हमें एक अलग ही लेवल की बेचैनी होने लगती है और एक पॉइंट ऐसा आता है कि भाई साहब हमें लगता है कि बस अब हमें कुछ ना कुछ तो खाना ही है, मतलब रहा तक नहीं जाता। लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में बहुत से ऐसे इंसान भी मौजूद हैं जिन्हें जब भूख लगती है ना तो उन्हें लिटरली एक अलग ही लेवल की सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग आती है। एक्चुअली गाइस, जैसे ही हमारा पेट पूरे तरीके से खाली हो जाता है ना तो ये सबसे पहले स्टमक के अंदर ग्रेलिन हार्मोन को रिलीज करने लगता है। अब जैसे ही हार्मोन रिलीज होता है हमारे ब्रेन पर ये सिग्नल जाता है कि भाई साहब ये हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर रिलीज हो चुका है और अब बॉडी को एनर्जी की जरूरत है एंड एज अ रिजल्ट हमें भाई साहब भूख लगने लगती है। अब मान के चल लेते हैं कि आपको भूख लग रही है लेकिन इसके बावजूद भी आप कुछ भी नहीं खाते हैं, तो उस कंडीशन में ब्रेन आपको परेशान करने के लिए अपने अंदर कार्टिसोल हार्मोन को रिलीज करता है, जिसकी वजह से हमें वो अजीब सी बेचैनी या बहुत तगड़ी वाली भूख लगने लगती है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में ना एक ऐसा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी मौजूद है जिसमें जैसे ही हमारा पेट ये ग्रेलिन हार्मोन को रिलीज करता है तो न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंस के चलते हुए हमारा ब्रेन कार्टिसोल की बजाय डोपामिन, सेरोटोनिन, एंड्रोफिन और ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन की तगड़े वाले शॉट्स को रिलीज करने लगता है, जिससे ना गाइस इन तरीके के लोगों को भाई एक अलग ही लेवल की सेटिस्फेक्शन मिलती है। मतलब आप ये मान के चलो कि आपको ये लग रहा है कि आप थ्रू आउट साल आपको लगा है कि आप फेल हो गए, लेकिन एक दिन पता चले कि आप एकदम से जो टॉप कर गए हो। या फिर बहुत सी ऐसी चीजें होती है ना जो हमें लगता है कि यार ये तो हो ही नहीं सकती हैं और हम उसके लिए उदास रहते हैं, लेकिन एट टाइम बहुत बार ऐसा होता है कि वो चीज एकदम से हमारे साथ हो जाती है तो हम एकदम उछल से पड़ते हैं। तो वो वाला जो सेटिस्फेक्शन है, खुशी होती है ना, वो भाई साहब इन लोगों को भूखा रहने पर मिलती है। और यही वो सबसे बड़ा रीजन भी है जिसके चलते हुए ये जो डिसऑर्डर है ना साइकोलॉजिकल वाला, इसे सबसे ज्यादा खतरनाक डिसऑर्डर्स में से भी एक माना जाता है। गाइस चलो अभी ना मैं आपको एक ऐसी तगड़ी चीज बताता हूं जो 100% आपको नहीं पता होगी। देखो, इस दुनिया में जितनी भी बड़ी बड़ी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज होती है ना, जब भी किसी भी बड़े अपराधी को, इंसान को पकड़ती हैं जिसके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है तो वो अलग अलग तरीके से उस इंफॉर्मेशन को उससे उगलवाती हैं। लेकिन एक पॉइंट ऐसा भी आता है जब इन एजेंसीज को ऐसा लगने लगता है कि यार सब कुछ करके देख लिया, भाई ये इंसान तो कुछ बताकर ही नहीं दे रहा। तब क्या पता आपको, उस कंडीशन में ना एक सीक्रेट सी चीज को किया जाता है और वो ये किया जाता है कि जब भी वो इंसान या फिर अपराधी सोने जाता है ना तो गहरी नींद में बस उसे ऐसे हिलाकर 2 या 3 बार उठाया जाता है। अभी सुनने के बाद आप ये बोलोगे कि आकाश भाई ये कौन सी चीज बता रहे हो, इसमें कौन सा नया है, सोते हुए इंसान को उठाकर हो ही क्या जाएगा। भाई साहब इससे एक ऐसी चीज होगी ना जो आप सपने में भी नहीं सोच सकते। तो देखो गाइस, इसे समझने से पहले ना हमें थोड़े से हमारे दिमाग के पैटर्न को समझना होगा। देखो, जब हम सोने जाते हैं ना तो हमारे सोने की अलग अलग स्लीप साइकिल्स होती हैं। जैसे कि जैसे हमें हल्की हल्की नींद आती है, वो कच्ची वाली नींद में होते हैं ना, उस कंडीशन में हमारा ब्रेन NREM स्टेज में होता है, जिसके बाद वो चला जाता है REM स्टेज के अंदर और हमें तगड़े वाले सपने आने लगते हैं। अब इस स्टेज के बाद हमारा जो दिमाग है वो चला जाता है डीप स्लीप में, जहां पर ना ही हमें कोई सपने आते हैं और ना ही बाहर की आवाजें सुनाई देती हैं। और इस कंडीशन में हमारा जो दिमाग है ना वो पूरे तरीके से रिलैक्स हो जाता है। अब देखो गाइस, जैसे हम डीप स्लीप में जाते हैं ना, हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली अपने अंदर मौजूद टॉक्सिन्स को रिलीज करना शुरू कर देता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस कंडीशन में हमारे दिमाग जो है वो एक्सेस एनर्जी की सप्लाई को अपने अंदर आने देता है, जो थ्रू आउट डे वो अपने अंदर आने से रोकता है। अब इस कंडीशन में ये मान लेते हैं कि भाई एक इंसान बहुत गहरी नींद में है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप बार बार जाकर उसको ऐसे हिलाकर उठा ले रहे हैं। तो इस प्रोसेस में जो टॉक्सिन्स को रिलीज करने वाली जो प्रोसेस होगी ना, जो दिमाग को साफ करने वाली जो प्रोसेस होती है, भाई वो पूरे तरीके से डिस्टर्ब हो जाती है, जिसका सीधा सा मतलब यह है कि अब उस इंसान का दिमाग ना ही टॉक्सिन्स को पूरी तरीके से रिलीज कर पाएगा और ना ही अच्छी खासी क्वांटिटी में ऑक्सीजन को अपने अंदर सर्कुलेट कर पाएगा। अब देखो, ये ठीक वैसा ही होगा जैसे घर के बाहर की हमारी जो नाली है उसको हम साफ ना करें तो भाई एक पॉइंट पर क्या होगा कि जो गंदगी होगी ना वो भाई ओवरफ्लो करके बाहर आने लगेगी। और यही सेम कंडीशन उस इंसान के ब्रेन के साथ होने लगती है, क्योंकि जैसे वो टॉक्सिन उस इंसान के दिमाग के अंदर कलेक्ट होने लगते हैं ना, उसका जो दिमाग है वो परमानेंटली डैमेज होने वाली कंडीशन की तरफ जाने लगता है। अब देखो, टॉक्सिन भी अंदर जो है वो कलेक्ट हो गए तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो ऑक्सीजन एक्सेस फ्लो हो रही थी ना उसकी क्वांटिटी भी काफी ज्यादा कम हो जाएगी, जिसकी वजह से जो ब्रेन के सेल्स होते हैं ना वो भी काफी हद तक डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि भले इस कंडीशन में इंसान अल्जाइमर या अलग अलग तरीके की बीमारियों की तरफ आगे बढ़ता हो, लेकिन इन सारी बीमारियों होने से पहले ना भाई साहब उसको एक गंदे लेवल वाली बेचैनी का सामना करना पड़ता है और ये ना बहुत लंबे समय तक चलता है। एंड लिटरली ये बेचैनी इतनी ज्यादा तगड़ी होती है ना कि सामने वाला इंसान भाई साहब
साहब लिटरली आपके हाथ पैर जोड़ लेगा कि भाई बस मुझे प्रॉपर सोने दो, आप जो मुझसे करवाना चाहते हो वो करवा लो। और इसलिए भी गाइस इस सीक्रेट प्रैक्टिस को ना कभी भी आम लोगों तक नहीं लाने दिया जाता, बट टेक्निकली एक बहुत ही सिंपल सी ऐसी प्रैक्टिस होती है जिसका इस्तेमाल हमारी जो सीक्रेट एजेंसीज होती हैं वो किसी भी इंसान से हद लेवल तक के सच को उगलवाने के लिए इस्तेमाल कर डालती हैं। गाइस अभी ना मैं इस वीडियो के फैक्ट के ऊपर रिसर्च कर रहा था तो मेरे पास अचानक से एक फ्रॉड कॉल आया जिसमें उसने बोला कि भाई आपका जो पार्सल है ना वो कस्टम में अटक गया है वगैरह वगैरह। और देखो ये कोई पहली बार नहीं है, हर वीक में एक बार या दो बार ऐसे फ्रॉड कॉल मेरे पर आते हैं, मोस्ट प्रोबेबली आपके पास भी आते होंगे। तो क्या कभी आपने ये सोचा है कि भाई देखो टेक्नोलॉजी में यार देखो इतनी गई बीती कंट्री तो हमारी है नहीं कि हम इस चीज को टैकल ना कर पाए, तो फिर ये चीज आज की डेट में भी क्यों हो रही है? तो गाइस देखो इसके पीछे का जो सबसे सही आंसर होगा ना वो ये है कि इसके पीछे का जो कारण है वो टेक्नोलॉजी कभी थी ही नहीं, एक्चुअली में वो है हमारे स्टेट्स के बीच का कोऑर्डिनेशन। कैसे? चलो वो भी प्रूफ करके दिखाता हूं। तो देखो गाइस जैसे इस चीज के ऊपर मैंने रिसर्च करना शुरू किया ना तो मेरे सामने कुछ ऐसी सिटीज और एरियाज आए जहां पर भाई साहब प्रॉपर कॉल सेंटर बनाकर इन जैसे लोगों को बैठाया जाता है और ये लोग दूसरे लोगों को चूना लगाते हैं। अब अगर देखो इन सिटीज का अगर मैं नाम लेना शुरू करूं तो सबसे पहला आता है जामताड़ा, जो कि झारखंड में मौजूद है और आज की डेट में ना इसको इंडिया का फिशिंग कैपिटल माना जाता है। सेकंड पर आता है मेवात, थर्ड पर है अपना बिहार, फोर्थ पर आता है दिल्ली एनसीआर और फिफ्थ पर आता है वेस्ट बंगाल का आसनसोल के जो सराउंडिंग एरियाज है ना वो वाला एरिया। अब अगर आप इन सारी एरियाज या फिर सिटी को ढंग से देखेंगे ना तो आपको एक पैटर्न समझ में आएगा और वो ये है कि जितने भी एरियाज होते हैं ना ये किसी ना किसी दूसरे एक स्टेट या दो स्टेट की बाउंड्री जो है बॉर्डर्स होते हैं ना उसके पास ही मौजूद है। जैसे देखो गाइस बात अगर मैं जामताड़ा की करूं तो वो वेस्ट बंगाल और बिहार के बॉर्डर के करीब है, मेवात हरियाणा राजस्थान और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर के पास आता है, आसनसोल वेस्ट बंगाल और झारखंड के बॉर्डर के करीब है, दिल्ली एनसीआर तो जो है वो अपना यूपी हरियाणा इनके बॉर्डर के काफी ज्यादा करीब आता है। तो अब यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये खड़ा होता है कि भाई फिर इन तरीके के जो कॉल सेंटर्स हैं वो इन्हीं बॉर्डर वाले एरियाज के आसपास ही स्टैब्लिश क्यों किए जाते हैं? तो देखो गाइस जितने भी कॉल सेंटर्स होते हैं ना ये जो बॉर्डर के पास होते हैं ये जिस भी स्टेट में होते हैं ना वहां के लोगों को कॉल नहीं करते, बल्कि ये बॉर्डर की दूसरी तरफ मौजूद दूसरे स्टेट के लोगों को चूना लगाने का काम करते हैं जिससे कि उनकी कॉल जो है ना उसको आसानी से ट्रेस ना किया जा सके। अब अगर मैं ये भी मान लूं कि बाय चांस इनकी लोकेशन का पता भी चल जाए तब भी ये भाई साहब आसानी से उस कॉल सेंटर को छोड़कर किसी दूसरे स्टेट में भाग सकते हैं। और देखो ये बात पूरे तरीके से सच है कि आज की डेट में ना हमारी कंट्री के दो जो स्टेट्स हैं उनके बीच का जो कोऑर्डिनेशन है वो गाइस देखो इतना ज्यादा स्मूथ नहीं होता है जितना एक्चुअली में होना चाहिए था। और भाई साहब इसके ऊपर अगर दो स्टेट्स में अलग अलग गवर्नमेंट की सरकार है तो भाई साहब आप भूल ही जाइए कि आसानी से इन तरीके के लोगों को आसानी से पकड़ा जाता है। और यही वो सबसे बड़ा रीजन भी है जिसके चलते हुए ये अजीब सा पैटर्न आपको हर जगह देखने को मिलेगा जिसमें जो मैक्सिमम कॉल सेंटर्स होंगे ना उनको स्पेशली हर एक स्टेट के बॉर्डर के पास ही बनाया जाएगा। अब देखो गाइस मुझे ये तो नहीं पता है कि अपने लोगों को ये जो पैटर्न मैंने निकाल के रखा है ये उन्हें पता है कि नहीं बॉर्डर वाले एरिया वाला, बट एक चीज है जो मैं लिखकर दे सकता हूं कि जिस दिन हमारी कंट्री की दो स्टेट्स के बीच का कोऑर्डिनेशन स्मूथ हो गया ना भाई साहब उसी दिन से 60% ऐसे जो कॉल्स है ना वो एक ही झटके में खत्म हो जाएंगे। तो टेक्निकली इसके पीछे का रीजन देखो टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि हमारे ही स्टेट्स का कोऑर्डिनेशन है। गाइस पानी पीना हम लोगों के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है शायद ये बताने की जरूरत मेरे को नहीं है, लेकिन आपको पता है कि पानी देखो हमारे लिए जितना ज्यादा बेनिफिशियल होता है ना भाई साहब इससे खतरनाक एलिमेंट हम इंसानों के लिए और कुछ है ही नहीं। कैसे? चलिए आज पानी की दूसरी साइड के बारे में आपको बताता हूं। तो देखो गाइस जैसे हम पानी पीते हैं ना ये हमारे इंटेस्टाइन में पहुंचता है जिसके कुछ ही मिनटों के बाद ये पानी हमारी ब्लड स्ट्रीम में मिक्स होकर हमारी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स तक पहुंचने लगता है। अब जैसे ये पानी हमारे दिमाग में पहुंचता है ना तो हमारा जो ब्रेन सेल्स होते हैं उनका साइज थोड़ा सा बढ़ जाता है जिसकी वजह से हमारा ब्रेन और ज्यादा एफिशिएंसी के साथ काम करने लगता है। लेकिन इससे उलट अगर भाई साहब एक इंसान सिर्फ 1 घंटे के अंदर 6 लीटर या फिर उससे भी ज्यादा पानी को अगर कंज्यूम कर गया ना तो उस कंडीशन में हमारे जो ब्रेन सेल्स होते हैं ना ये अपने साइज को दोगुना या फिर तिगुना कर लेते हैं जिसकी वजह से हमारा जो दिमाग है वो एक तरीके से स्वेल यानी कि सूज जाता है। और देखो जब ऐसा होता है तो हमारा दिमाग हमारे स्कल की बाउंड्री पर प्रेशर लगाने लगता है। अब देखो भाई सीधी सी बात है कि जो स्कल है वो काफी ज्यादा हार्ड होता है तो देखो उसका तो कुछ होना नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारा ब्रेन इस तरीके की स्वेलिंग को फेस करता है और प्रॉपर तरीके से जो पुश करता रहता है स्कल को, तो एक टाइम के बाद है ना इस कंडीशन में इंसान का ब्रेन डैमेज हो जाता है और वो इंसान कोमा में जा सकता है या फिर वो ऑलरेडी पूरी दुनिया से भी अलविदा कह सकता है। और गाइस देखो इसलिए भी हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो अक्सर हमसे कहते हैं कि देखो अति है ना हर चीज की बुरी होती है। अब पानी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है लेकिन बस इसकी क्वांटिटी अगर आपने 6 लीटर कर दी तो भाई साहब इससे बड़ा एनिमी हम इंसानों की बॉडी के लिए और कोई भी नहीं है। बट टेक्निकली ये नॉलेज शायद हम में से बहुत ही कम लोगों को होती है। तो चीजें पिएं खाएं पिएं बट
थोड़ा सा कंट्रोल में। वैसे देखो, हम सभी को पता है कि इस दुनिया में ना हाइपरथेमेसिया नाम की एक ऐसी रेयर बीमारी भी मौजूद है जिसमें एक इंसान को ना उसकी पूरी जिंदगी में क्या क्या घट रहा है उसकी डिटेल बाय डिटेल, मतलब मरते दम तक हर एक दिन के बारे में याद रहता है। ऑलरेडी इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया भी है। अब देखो गाइस, ये ना एक रेयर बीमारी है, और रेयर बीमारी जो भी हो उसका अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड निकाल कर देखेंगे तो वो ईयर बाय ईयर बढ़ने की बजाय घटती है। जैसे अगर इस साल 100 लोगों को वो बीमारी है तो अगले साल वो 80 लोगों में रह जाएगी, राइट। लेकिन क्या आपको पता है कि जो ये हाइपरथेमेसिया है ना भाई साहब, ये बहुत तेजी के साथ बढ़ती हुई चली जा रही है, या यूं कहूं कि उसको इंटेंशनली बढ़ाया जा रहा है, लेकिन बस आम लोगों को बताया नहीं जाता। असल में गाइस, रिसेंटली जब इस टॉपिक के ऊपर मैं रिसर्च कर रहा था ना, तो मेरे सामने सडनली एक सीक्रेट प्रोजेक्ट का जिक्र आया जिसका की नाम था द ब्रेन ग्लू मिशन। असल में गाइस, इस मिशन के बारे में यह कहा जाता है कि इस मिशन को ना साल 2018 से लेकर अभी तक यूएस मिलिट्री के द्वारा बेहद ही सीक्रेट वे में जो है कंडक्ट किया जाता है। अब देखो, इस मिशन के बारे में समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि हमारा दिमाग एक्चुअली में काम कैसे करता है। तो देखो गाइस, जैसे हमारे साथ कोई भी चीज होती है ना, तो वो सब हमारे दिमाग में स्टोर हो जाती है। अब जैसे ही कोई भी इवेंट हमें याद करना होता है तो हमारे दिमाग जो न्यूरॉन्स होते हैं वो तुरंत ही उस मेमोरी तक पहुंचने के लिए एक स्पेसिफिक पाथ को दिमाग के अंदर बनाते हैं और उसी पर ही ट्रेवल करके आपको पुरानी से पुरानी यादों को जो है दोबारा से रिमेंबर करा कर देते हैं। लेकिन देखो, समय के साथ जैसे जैसे हमारे जो न्यूरल पाथ हैं ये जैसे जैसे कमजोर होना शुरू हो जाते हैं ना, हमारी वो यादें भी काफी ज्यादा धुंधली हो जाती है, क्योंकि उस कंडीशन पे क्या होगा कि जो हमारे न्यूरॉन्स होंगे ना ब्रेन के, वो प्रॉपर तरीके से हमारी स्टोर्ड मेमोरी तक नहीं जा पा रहे होंगे। और ये वो रीजन है जिसके चलते हुए एक टाइम के बाद बहुत से ऐसे इवेंट्स होते हैं जो हम पूरे तरीके से भूल भी जाते हैं। लेकिन देखो, अब बात अगर मैं सीक्रेट मिशन की करूं तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें एक ऐसे केमिकल या ग्लू को बनाकर तैयार कर दिया गया है जो जैसे ही किसी भी इंसान की बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है ना, वो हमारे दिमाग का जो न्यूरल पाथ होता है उसको एक तरीके से ग्लू की तरह पूरी जिंदगी चिपकाए रहता है। अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा भाई साहब कि अगर आज की स्थिति में कोई भी आपसे केवल हेलो भी कहता है तो आज से 50 साल के बाद भी ना, अगर मैं आपसे बोलूं कि यार इस डेट पर आपको किसने हेलो बोला था, तो आपको वो बखूबी याद होगा, क्योंकि वो जो न्यूरल पाथ है ना, अब वो परमानेंटली जब तक आप जिंदा हैं आपके दिमाग में बना ही रहेगा। और देखो गाइस, ऐसा सेम सा पैटर्न ना हाइपरथेमेसिया बीमारी में भी होता है। तो अब इस कंडीशन में आप ही मुझसे पूछ सकते हैं कि भाई फिर यूएसए ऐसा कर ही क्यों रहा है? तो देखो गाइस, इसका आंसर जानने के लिए ना आप खुद से इस बात को सर्च करना है कि जो CIA है, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसकी रैंकिंग क्या है। आप ये पाओगे कि हर साल वो जो एजेंसी है ना, वो हर बार टॉप पर रैंक करती है। 1 या 2 साल देखो हर एक के साथ हो जाता है, बट ऑलमोस्ट जो है ना वो वर्ल्ड की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी मानी जाती है। तो गाइस देखो, कुछ रिसर्चर्स के द्वारा कहा क्या जाता है कि यूएसए जो है ना, ये अपना ये CIA के बड़े अधिकारियों के लिए स्पेशली इस केमिकल को बनाकर तैयार करता है, जिससे वो ऑफिसर्स एक तरीके से इंसानों से अलग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुपर ह्यूमन बन जाते हैं। और देखो गाइस, ये वो एक सबसे बड़ा कारण भी है जिसके चलते हुए इन तरीके के जो एजेंट्स होते हैं ना, वो जब तक ड्यूटी पर रहते हैं, जब रिटायर भी हो जाते हैं ना, उसके बाद भी उन्हें कभी भी ऑन कैमरा नहीं आने दिया जाता। बट अफसोस आम जनता तक इस सीक्रेट मिशन की भाई साहब भनक तक नहीं है। गाइस देखो, आज की डेट में ना हम इंसानों के लिए सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो बन चुकी है स्ट्रेस। मतलब अब ये मैटर नहीं करता है कि आप किस एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं, आप किसी भी एज ग्रुप में हो भाई साहब, आपको स्ट्रेस होगा ही होगा। और शायद देखो यही वो सबसे बड़ा रीजन भी है जिसके चलते हुए ऑलमोस्ट हर एक वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेरे को ये मिलता है कि भाई कोई ऐसी साइकोलॉजिकल ट्रिक भी है क्या जिसकी वजह से हम स्ट्रेस को भगा सकते हैं। तो चलो आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताता हूं जिसको सुनने के बाद शायद आपको लगे कि भाई ये क्या अजीब सी चीज बता रहे हो, बट प्रैक्टिकल बेसिस पर ना बहुत सी वेस्टर्न कंट्रीज में एक्चुअली में इस ट्रिक का इस्तेमाल आज भी किया जाता है। तो देखो गाइस, इस ट्रिक में ना बिल्कुल ही आपको एक सिंपल सा काम करना है कि जब भी आपको ज्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हो ना और आपको ज्यादा पेन फील हो रहा है, तो बस आपको अपने आसपास 10-15 अलग अलग चीजें रखनी है और रैंडमली उसको उठाना है और वापस जमीन पर रख देना है। अब शायद ये सुनने के बाद आप लोग बोलोगे कागज भाई ये कैसा अजीब सा पागलपन बता रहे हो। तो देखो क्या होता है इस कंडीशन में वो समझो पहले। देखो गाइस, जब भी हम किसी भी चीज को टच करते हैं ना, तो हमारी बॉडी का सेंसरी इनपुट सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। मतलब कि अगर आप किसी भी चीज को बस उठा रहे हो ना, तो आप ये मत समझो कि बस आपका जो दिमाग है वो उसको बस उठाने की ही कमांड दे रहा है, क्योंकि जैसे आप किसी भी चीज को उठाते हो ना भाई साहब, हमारा दिमाग करोड़ों कैलकुलेशन के साथ उस चीज के ऊपर फोकस करता है। जैसे कि जिस भी चीज को आपने उठाया है उसका वेट कितना है, उसके जो एजेस हैं वो कितने ज्यादा नुकीले हैं, क्या उसको उठाने से हमें चोट लग सकती है, उसका टेम्परेचर क्या है, उसकी शेप क्या है, क्या उसमें से कोई केमिकल रिलीज हो रहा है या फिर नहीं हो रहा, और बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग जो
चीजें हैं ना वो पैरेलल आपका दिमाग जब भी आप किसी भी चीज को उठाते हो तो रैंडमली अपने अंदर कैलकुलेट करता रहता है। और देखो गाइस ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे दिमाग का जो मैकेनिज्म होता है ना उसकी जो प्रायोरिटी होती है वो हमें सबसे ज्यादा सेफ रखने की होती है। अब इस कंडीशन में क्या है कि मान के चलो आपने 10-12 चीजों को अलग अलग तरीके से रख रखा है और बार बार आप उन्हें ऐसे उठा रहे हो और ऐसे रख दे रहे हो, तो इस कंडीशन में पता है क्या होगा भाई साहब, इस कंडीशन में हमारा जो न्यूरो सेंसरी सिस्टम होगा ना वो हमारे दिमाग में सेंसरी न्यूरॉन्स को बहुत बड़े स्केल पर एक्टिवेट कर देगा। अब देखो खुद मेडिकल साइंस इस चीज को प्रूव कर चुका है एंड इवन इसके ऊपर अभी आर्टिकल भी मैं आपको दिखा दे रहा हूं और आपको खुद भी बहुत सारे आर्टिकल्स देखने को मिल जाएंगे जिसमें यह कहा जाता है कि जैसे हमारे दिमाग का ये सेंसरी न्यूरॉन सिस्टम एक्टिवेट होता है ना, ये तुरंत ही हमारे दिमाग के स्ट्रेस और पेन को फील कराने की जो कैपेबिलिटी है उसको काफी ज्यादा कम कर देता है। क्योंकि देखो दिमाग का प्राइमरी काम स्ट्रेस या बॉडी पेन नहीं होता है बल्कि आप जो उठा रहे हो उसके कैरेक्टर को जानना है, क्योंकि अल्टीमेटली अभी सबसे बड़ा एनिमी क्या होगा, जो आप उठा रहे हो वो, उसे डिकोड करना दिमाग की प्रायोरिटी होती है। और देखो गाइस यही वो सबसे बड़ा रीजन है जिसके चलते हुए आज भी बहुत सी कंट्रीज की जो आर्मी या मिलिट्री होती है ना उनमें और बहुत सी वेस्टर्न कंट्रीज में भी इस प्रैक्टिस को फॉलो किया जाता है, जो कि क्योंकि जब कंटिन्यूस बेसिस पर आपको स्ट्रेस हो रहा है और आप इस चीज को उठा रहे हो तो धीरे धीरे हमारा दिमाग जो है वो स्ट्रेस के ऊपर कमांड को लाने लगता है और आपकी लाइफ से स्ट्रेस है ना ऐसे गायब होगा भाई साहब। तो ये बात आप भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि देखो एक्चुअली क्या है ना, इंडिया के अंदर ये प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है या पॉपुलर कह सकता हूँ वो नहीं है, बट आप अगर इस चीज़ को ट्राई करोगे तो डेफिनेटली आपको इसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये चीज़ मैंने ट्राई करी है तभी आपको बता रहा हूँ और मुझे इससे एक्चुअली में थोड़ा सा ना रिलीफ मिलता है। वैसे देखिए हम इंसानों के बीच ना काफ़ी लंबे समय से एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और वो ये है कि इस पूरे अनंत ब्रह्मांड में क्या हम अकेले ही मौजूद हैं या फिर एक्स्ट्रा कोई टेरिटोरियल स्पीशीज भी मौजूद हैं। लेकिन देखो गाइज इन चीज़ों की लड़ाई में या इन चीज़ों के सच जानने में ना अक्सर हम उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं जो कि प्रैक्टिकली हमारी आंखों के सामने ही मौजूद होती हैं। कैसे बताता हूं। तो देखो गाइस हमारी अर्थ की कोर नेचर क्या है कि यहां पर जितने भी लिविंग एनिमल या फिर स्पीशीज मौजूद होंगे वो देखो अमर नहीं है, मतलब एक टाइम के बाद उम्र बढ़ने की वजह से उस लिविंग स्पीशी या फिर एनिमल या फिर इंसान को ये अर्थ छोड़नी ही पड़ेगी। तो अगर ये हमारी अर्थ की कोर नेचर है तो भाई साहब अब मुझे ये बताओ कि ट्यूरिटोप्सिस ढोरनी जेलीफिश फिर भैया वो कौन से प्लेनेट से बिलोंग करती है। असल में गाइस शायद आपको ये नहीं पता होगा या इस इंफॉर्मेशन को आप तक आने नहीं दिया गया होगा, लेकिन भाई साहब ये जो जेलीफिश होती है ना ये इमॉर्टल होती है, मतलब ये कभी भी अपनी एज बढ़ने की वजह से इस दुनिया को अलविदा नहीं कर सकती। और देखो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर एक स्पेशल एबिलिटी होती है जो धरती पर मौजूद किसी दूसरे एनिमल के अंदर आज तक नहीं पाई गई, और वो है नेचुरल बायोलॉजिकल तरीके से अपनी बॉडी के सेल्स को रीजनरेट करना। मतलब कि साधारण शब्दों में अगर मैं आपसे बोलूं कि किसी दिन इस जेलीफिश को ये लगने लगे कि भाई अब मैं काफी ज्यादा बूढ़ी हो चुकी हूं, मेरे अंदर वो कैपेसिटी या कैपेबिलिटी नहीं है, तो उसी दिन इसकी जो बॉडी होगी ना वो अपने सेल्स को रीजनरेट करना शुरू कर देगी। एंड आफ्टर 2 मंथ्स और 3 मंथ्स ये जो जेलीफिश है जो बूढ़ी हो चुकी होगी वो एक ही झटके में जवान हो जाएगी। और ये जो क्वालिटी है ना गाइस ये देखो हमारी अर्थ की कोर नेचर से बिलोंग नहीं करती है, और इसलिए भी इस दुनिया में मौजूद तमाम रिसर्चर्स कभी भी डंके के चोट पर ये नहीं कह सकते हैं कि इस स्पीशी का ओरिजिन जो है वो हमारी अर्थ पर ही हुआ होगा। तो भैया अब सवाल तो ये खड़ा होता है कि अगर ये हमारी अर्थ से बिलोंग करती ही नहीं है तो इसे हमारे प्लेनेट पर छोड़ कौन गया। तो देखो गाइस प्रैक्टिकली इस चीज के ऊपर भी मैंने ना घंटों रिसर्च करी है, बट मुझे इसका ऑथेंटिक आंसर नहीं मिला। और अगर ऑथेंटिक आंसर मेरे पास नहीं है तो मैं आपको गुमराह करने के लिए कुछ भी ऐसी अनशन तो भाई नहीं बताने वाला। बट हाँ आप ये कह सकते हैं कि रिसर्चर्स को भी इसका आंसर नहीं मिला, मुझे भी नहीं मिला, या हो सकता है कि भाई हम जैसे साधारण इंसानों के लिए वो छुपाया गया हो, बट प्रैक्टिकली रिसर्चर्स को पता हो कि ये स्पीशी कहाँ से आई है। वेल ये एक ऐसा सीक्रेट है जो मेरे हिसाब से तो आम जनता तक कभी भी खोल कर नहीं रखा जाएगा। गाइस अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस समय हमारी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज और रिसर्चर्स जो हैं वो किस चीज के ऊपर मतलब पागलों की तरह काम कर रहे हैं, तो मे भी आप बोल सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग को कम करना, AI रोबोट्स बनाना, राइट। लेकिन क्या आपको बताया कि इस समय जो रिसर्चर्स है ना ये भाई साहब बहुत बुरी तरीके से एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिसमें ये लोग हम इंसानों को अमर बनाना चाहते हैं। एंड माइंड यू इस लिस्ट में गूगल, एलोन मस्क की कंपनी, यहां तक कि माइक्रोसॉफ्ट और जैगमा जैसे इंसानों की भी कंपनी शामिल हैं। देखो अब यहां पर 2 क्वेश्चन खड़े होते हैं। पहला, क्या हम इंसान अमर बन सकते हैं? इफ यस तो कब तक? एंड एक्चुअली में अगर ये चीज आ जाती है तो क्या ये चीज हमारे लिए बेनिफिशियल होगी या फिर सबसे बड़ा डिजास्टर? तो चलिए आज इसके साइंटिफिक एस्पेक्ट को भी जानने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली गाइस आपको जानकर थोड़ी सी हैरानी होगी, लेकिन हम इंसानों को अमर बनाने वाला ये प्रोजेक्ट 1-2 सालों से नहीं बल्कि साल 2002 से ही चलता हुआ आ रहा है, जिसमें बहुत सी बार आपने ये भी सुना होगा कि ये जितने भी बड़े बड़े अरबपति लोग होते हैं ना ये अपनी बॉडी को फ्रीज करा रहे हैं ताकि फ्यूचर में इनको दोबारा से जिंदा किया जा सके। हालांकि यहाँ पर ये चीज मैं पूरे तरीके से क्लियर कर दूं कि एक मरे हुए इंसान को दोबारा से जिंदा करना
भाई साहब ये टेक्नोलॉजी अभी बहुत ज्यादा दूर की है, लेकिन हाँ, एक इंसान को हमेशा के लिए जिंदा बनाए रखना भाई साहब बहुत ही जल्दी ये टेक्नोलॉजी आपकी आंखों के सामने आने वाली है। कैसे, वो भी समझाता हूं। तो देखो गाइस, जब हम छोटे होते हैं ना, तो हमारी बॉडी के अंदर सेल डिवाइडेशन की जो स्पीड है वो काफी ज्यादा तेज स्पीड के साथ होती है, क्योंकि देखो हमारे डीएनए के क्रोमोसोम्स के एंड पर जो ये टेलोमेयर होता है ना, इसका साइज अच्छा खासा बड़ा होता है। लेकिन बस प्रॉब्लम इतनी सी है कि जैसे ही जितनी बार भी मतलब हमारी बॉडी सेल डिवाइडेशन को करती है ना, टेलोमेयर का ये साइज उसी हिसाब से छोटा होने लगता है। एंड एज अ रिजल्ट एक स्टेज पर पहुंचने के बाद जब टेलोमेयर का साइज काफी ज्यादा छोटा हो जाता है, तो हमारी बॉडी में सेल डिवाइडेशन की जो स्पीड होती है वो काफी ज्यादा स्लो हो जाती है। अब देखो इस कंडीशन में क्या होता है कि एक तो हमारी बॉडी में नए सेल्स बनने की जो स्पीड है वो स्लो हो जाती है, साथ ही साथ जो पुराने डैमेज हुए सेल होते हैं ना, उनकी रिपेयरिंग जो स्पीड है वो भी काफी ज्यादा हद तक धीमी सी पड़ जाती है। एंड एज अ रिजल्ट क्या होता है कि हमारे चेहरे पर झुर्रियां आने लगती हैं, बाल सफेद होने लगते हैं, हमारे अंदर वो पावर नहीं रहती है। इन शॉर्ट, हम बूढ़े होने लगते हैं। तो देखो गाइस, ये तो बात हो गई कि एक इंसान एक्चुअली में बूढ़ा कैसे होता है। चलो अब ये बताता हूं कि आखिर कैसे हम इस बुढ़ापे से फाइट करेंगे। तो देखो रिसेंटली ना SENS रिसर्च फाउंडेशन ने इस पूरे ही प्रोसेस को एक अलग ही डायरेक्शन में देखकर एक अलग ही सॉल्यूशन इसका निकाला है, जिसमें वो लोग क्या बोल रहे हैं कि हम एजिंग को ना एक नेचुरल प्रोसेस की बजाय एक डिसीज के रूप में ट्रीट करेंगे। और उनका ये कहना है कि वो बहुत ही जल्द मार्केट में कुछ ऐसी दवाइयों को उतारने वाले हैं, जिसे जैसे ही कोई भी इंसान जब 30 साल या 35 साल का होगा और उसके बाद अगर वो डेली उसे कंज्यूम करेगा, तो वो जो पिल्स होंगी ना, वो एक तरीके से सेल डिवाइडेशन की स्पीड को मेंटेन रखेंगी। यानी कि जिस कंडीशन पर वो स्लो होता है, ये दवाइयां उस सेल डिवाइडेशन की स्पीड को वहां पर ही मेंटेन कर लेंगी, क्योंकि इनके अंदर देखो एक ऐसा प्रोटीन होगा जो कि हमारे जो डीएनए होगा उसकी टेलोमेयर के ऊपर वो जो थिन लेयर होती है ना, उस तरीके से चढ़कर उनको प्रोटेक्ट करना शुरू कर देगा। यानी कि देखो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में ये बोलूं तो अगर आप इन तरीके की दवाइयों को खाना शुरू करते हैं तो आपका डीएनए भी पूरे तरीके से प्रॉपर रहेगा और सेल डिवाइडेशन की स्पीड भी बढ़ी हुई ही रहेगी, जिसके चक्कर में बायोलॉजिकल हमारी जो एज है, जो एजिंग है, वो काफी ज्यादा स्लो हो जाएगी। तो अब यहां पर ये बात ध्यान रखिएगा गाइस कि मैंने अभी आपको बोला है कि स्लो हो जाएगी, पूरे तरीके से एजिंग रुकेगी नहीं, क्योंकि देखो इन तरीके की जो ये प्रोटीन है ये क्या हो रहा है, ये बाहर से हमारी बॉडी के अंदर लाए जा रहे हैं। अब इस चक्कर में क्या होगा कि ये जो प्रोटीन है ये आउटसोर्स करा जा रहा है, ये हमारे डीएनए के साथ एक्चुअली में मर्ज होकर हमारे डीएनए के मेकअप को चेंज नहीं कर रहा है। लेकिन इस पूरी ही रिसर्च में ट्विस्ट तब हमारे सामने आया जब एक्चुअली में SENS रिसर्च फाउंडेशन के बाद एल्टोस लैब, जिसके की फाउंडर बाय द वे जेफ बेजोस हैं, उन्होंने ये अनाउंस किया कि वो क्रोकोडाइल और उसी जेलीफिश, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया था ना, जो पूरे तरीके से अमर होती है, उसके डीएनए के कोर जो स्ट्रक्चर है उसको आपस में मर्ज करने में सक्सेसफुल हो गए हैं। अब देखो गाइस, ये जो क्रोकोडाइल होते हैं ना, इनकी भी बायोलॉजिकल जो एज होती है वो काफी ज्यादा स्लो होती है। मतलब प्रैक्टिकली क्रोकोडाइल के बारे में ये कहा जाता है कि एक क्रोकोडाइल कभी भी बूढ़ा होकर नहीं मरता। तो देखो गाइस, अब इस लैब ने क्या किया है कि इसने क्रोकोडाइल और इस जेलीफिश के डीएनए के स्ट्रक्चर को मिला दिया है और ऑल्टर करके एक नया डीएनए बनाया है, जो कि अगर हम इंसानों के डीएनए के साथ मर्ज करा दिया जाए तो ये हमारी डीएनए का जो मेकअप है, जिसके बारे में अभी मैंने पहले बात किया था, उसकी बूढ़ा होने की टेंडेंसी को पूरे तरीके से खत्म कर देगा। अब इस कंडीशन में क्या होगा वो समझिए। तो देखो गाइस, अब इस कंडीशन में वो पिल क्या कर रही थी कि हमारी एज को बस स्लो कर रही थी, लेकिन ये जो नया मेथड है ना, ये क्या कर रहा है, ये जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट होगा, ये हमारे डीएनए के मेकअप को चेंज करेगा और हमारी जो बॉडी की सेल डिवाइडेशन है उसको एक तरीके से इनफाइनाइट कर देगा। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि इंसान अब बूढ़ा होगा ही नहीं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि रिसर्चर्स का खुद ही कहना है कि जिस स्पीड से वो इस पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं ना, मे बी साल 2030 तक वो एक ऐसे प्रॉपर तरीके के प्रोसीजर को बनाकर तैयार कर लेंगे, जिसमें जैसे ही इस तरीके के डीएनए को इंसानी डीएनए के ऊपर मिलाया जाएगा, वो हमारे लिए एक नया जेनेटिक मेकअप बनाकर तैयार कर लेगा। यानी कि साधारण शब्दों में ये बोलूं तो साल 2030 तक इंसानों का अमर होना, जी हाँ, ये पॉसिबल है और खुद साइंस इसे मान रहा है। तो लास्टली देखो गाइस, ये तो मैं आपको क्लियरली बता चुका हूं कि हाँ, साल 2030 तक बिल्कुल पॉसिबल है कि हम इंसानों के पास अमर होने वाली टेक्नोलॉजी आ जाए। अब ये चीज मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप क्या चाहते हैं, क्या ये टेक्नोलॉजी हर एक इंसान के लिए मुहैया कराई जाए सस्ती करके, या फिर सिर्फ इस टेक्नोलॉजी से बड़े बड़े लोगों को, रिसर्चर्स को या ऐसे लोगों को बचाया जाए जो एक्चुअली में ह्यूमैनिटी के लिए एक मिसाल बन सकते हैं। आप क्या है, आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा जरूर। आई होप गाइस आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा और आपने ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव फैक्ट्स और वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूं। आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और चाहे तो मुझे व्हाट्सएप चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद।